गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से फाइब्रॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन ट्यूमर है यूट्रस का, और इसे हम आम भाषा में गर्भाशय की रसौली या गांठ या फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए एक ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करने से पहले हमें नॉर्मल एक गर्भाशय की संरचना को समझना होगा। तो ये हमारा गर्भाशय है जो निचले हिस्से में स्थित होता है। इसकी 3 परत होती है। अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और ये जो आपको लाइट पिंक कलर की दिख रही है इसको मसल लेयर बोलते हैं, और जो बाहर वाली सतह है उसको सिरोजा बोलते हैं। जो नीचे का भाग है वो सर्विक्स होता है, वो योनि में खुलता है। और जो ये साइड से आपको दिख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फेलोपियन ट्यूब है। और इसके साथ ये सफ़ेद रंग की जो गोलाई में है ये हमारी ओवरीज हैं, यानी कि अंडेदानी। अब हम देखते हैं ये फाइब्रॉइड कहाँ हैं। अब ये देखिए, जो हमने पहले देखी थी वो एक सामान्य गर्भाशय था, और ये गर्भाशय वो है जिसमें काफ़ी सारी रसौलियाँ हैं। अब ये रसौलियाँ किसी गर्भाशय में 1 से लेके 20-25 कितने भी नंबर में हो सकती हैं, और ये कहीं भी स्थित हो सकती हैं। ये गर्भाशय की जो ये मसल लेयर है, जब इसका कोई एक सेल जिसकी ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, वो बढ़ने लग जाए, वो इस तरह की गांठें बना लेती है, जो कि छोटी से लेके बड़ी भी हो सकती है। अब इसकी जो ये मांसपेशियां हैं, अगर ये इसी में स्थित रहती है तो इन्हें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। और अगर ये अंदर एंडोमेट्रियम कैविटी की तरफ बढ़ने लगती है तो इनको सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। और जैसे इसमें देख रहे हैं, अगर ये बाहर की तरफ बढ़ने लगती है तो इसको सबसीरस फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। कई बार ये नीचे योनि की तरफ बाहर भी आ जाती है तो इनको फाइब्रॉइड पॉलिप्स बोलते हैं। या फिर जो निचले हिस्से में सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स होते हैं, इस तरीके से ये किसी भी पोजीशन पे हो सकती हैं गर्भाशय में, और किसी भी तरफ बढ़ सकती हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो इनकी पोजीशन के आधार पे होते हैं। जैसे जो अंदरूनी रसौलियाँ होती हैं, जिन्हें हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ये अपने ब्लीडिंग की समस्या करती हैं। बहुत अधिक माहवारी आती है, बहुत लंबी माहवारी चलती है, जिससे कि मरीज़ काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि खून की कमी भी हो सकती है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो इसकी मांसपेशियों में होती है, ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये ज़्यादातर ब्लीडिंग भी करते हैं ज़्यादा, लेकिन माहवारी के समय बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और ये फाइब्रॉइड्स जो बाहर की तरफ बढ़ते हैं, जब ये छोटे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये प्रेशर सिम्टम्स कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ये आंतों पे प्रेशर कर सकते हैं, कब्जी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, और पेशाब की थैली में रुकावट कर सकते हैं, पेशाब का रुक जाना। और साथ में हमारे यूरेटर्स होते हैं, पेशाब की नलियाँ होती हैं, कई बार उन पर रुकावट करके किडनी में फुलावट होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे फाइब्रॉइड्स हैं, या फाइब्रॉइड होने पे हमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हमारे मासिक धर्म ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है जो पीरियड्स में होती है वो 3 से 5 दिन होती है। अगर 5 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या 5 डेज भी ब्लीडिंग होती है और उसमें भी बहुत अधिक क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स में बहुत अधिक पेन होता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, और ये पेन आपको पीरियड्स आने से पहले ही शुरू हो जाता है, तो भी ये एक नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है। और अगर आपको बहुत वीकनेस फील होती है, साथ में पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके ब्लड की कमी हो रही है। कई बार फाइब्रॉइड्स की वजह से यूरिन में भी दिक्कत होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, यूरिन के वक्त आपको दर्द हो सकता है, या पेशाब में आपको रुकावट जैसा फील हो सकता है। सेम सिम्टम्स अगर आपको कब्जी लगती है, या आपको लग रहा है आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको एक बार कंसल्टेशन करनी चाहिए। हैवीनेस इन एब्डोमेन, जो फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो पेट में काफ़ी ज़्यादा फैल रहे होते हैं, तो वो आपको एक भारीपन का एहसास देते हैं, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स का वजन काफ़ी होता है, और ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पेट में कुछ रखा हुआ है। कई बार ये फाइब्रॉइड्स चाहे छोटे होते हैं, कई बार सबम्यूकोजल जो अंदर वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिनको हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे थे, ये फाइब्रॉइड्स कई बार हमें कंसीव करने में भी मुश्किल करते हैं। सबम्यूकोस फाइब्रॉइड जो अंदर वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं, इनकी वजह से अबॉर्शंस के भी चांसेस रहते हैं। ये बार बार अबॉर्शंस करते हैं, कई बार इनमें डिलीवरी भी समय से पहले हो जाती है, 6 से 7वें महीने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
देखिए, ये एक ऑपरेशन के माध्यम से निकाली गई रसौलियाँ हैं। ये कितनी अलग-अलग भिन्न-भिन्न शेप की हैं और अलग-अलग साइज़ की हैं। खासकर रसौलियाँ कई बार छोटी 1 सेंटीमीटर से लेके ये 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक की भी हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि ये फाइब्रॉइड क्यों होते हैं। हालांकि एग्जैक्ट रीज़न फाइब्रॉइड्स का नहीं पता, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ये फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। ओवरवेट होना यानी कि मोटे होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वजह है फाइब्रॉइड होने की, क्योंकि जो हम ओवरवेट होते हैं तो ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में अधिक होती है, और जिस भी कंडीशन में ईस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है उससे फाइब्रॉइड को बढ़ावा मिलता है। हेरिडिटरी, ये देखा गया है कि ये फैमिलीज़ में रन करते हैं, जैसे कि ग्रैंड मदर को है, मदर को है, फिर डॉटर को भी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो खाना खाते हैं वो काफ़ी पोल्यूशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनसे भी इन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। कुछ फूड के प्रकार होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, वो भी इन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है, उसे पता चलता है किसी अल्ट्रासाउंड वगैरह से कि उसके फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसके दिमाग में कई क्वेश्चन आते हैं। वो पूछता है क्या ये फाइब्रॉइड क्योर हो सकता है, क्या इसके लिए हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्या ये हमारी रसौलियों में कैंसर बन सकता है, क्या कोई दवाई है जिसकी मदद से हम इनके साइज़ को डिक्रीज़ कर दें या इनको ठीक कर दें। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी करनी है तो उसको लगता है कि क्या ये मेरी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्या हमें इनका समय दर समय चेकअप कराना चाहिए, अगर कराना चाहिए तो कितनी देर से, व्हेन इज सर्जरी रिक्वायर्ड, और हमें इसकी सर्जरी कब करानी चाहिए, और सर्जरी अगर चाहिए तो किस तरह की सर्जरी है, क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या कोई इस तरह का भी ऑप्शन है, नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। तो यही सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं और वो हमसे पूछते हैं। आइए दोस्तों, हम ये सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है, फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो एक तरह के स्मूथ मसल ट्यूमर्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर हम जैसे अगर 100 फीमेल्स महिलाओं के अल्ट्रासाउंड कराते हैं एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो 30 से 40% महिलाओं के उनमें ट्यूमर पाए जाते हैं फाइब्रॉइड्स, जो कि छोटे से लेके बड़े कैसे भी हो सकते हैं। इनका साइज़ खुद से डिक्रीज़ नहीं होता, अपने आप से साइज़ कभी भी कम नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में इनके साइज़ बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, हालांकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये साइज़ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। जब महिला रजोनिर्वती यानी कि मेनोपॉज की स्टेज तक पहुंच जाती है, मेनोपॉज की जो एज होती है इंडियन फीमेल में वो 47 से लेके 52 होती है एवरेज, हालांकि 55 तक भी मेनोपॉज हो सकता है। तो मेनोपॉज के बाद जब हमारे हार्मोन्स का लेवल या मात्रा कम होने लगती है तो ये फाइब्रॉइड्स अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों दिमाग में कि फाइब्रॉइड में क्या कैंसर के रिस्क कितने होते हैं, क्या ये जो हमें फाइब्रॉइड है कैंसर हो सकता है या आगे जाके ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड में कैंसर के चांसेस बहुत बहुत रेयर होते हैं। अगर हम देखें जो पेशेंट ऑपरेट होते हैं तो किसी 2000 पेशेंट में किसी एक के कैंसर निकल सकता है। अगर जनरल पॉपुलेशन में देखें तो किसी 1 लाख पॉपुलेशन में किसी 3 के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और अगर एक किसी सर्जन की लाइफ में देखें तो पूरे सर्जन की लाइफ में एवरेज एक सर्जन की लाइफ में 2 से 4 ही केसेस होते हैं जब फाइब्रॉइड्स में कैंसर निकलता है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी रेयर होता है, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई दवाई है, इज देयर एनी मेडिसिन जिससे हम फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस कर सकें, तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती जिससे फाइब्रॉइड का साइज परमानेंटली रिड्यूस हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनसे इनका साइज टेम्परली रिड्यूस होता है, जिनको हम 3 महीने का कोर्स देते हैं। ज़्यादातर जब हमारे को टाइम चाहिए होता है पेशेंट्स के ऑपरेशन से पहले, या पेशेंट में बहुत खून की अधिक मात्रा में कमी है, हीमोग्लोबिन लो है, उसको बढ़ाने के लिए तब दी जाती है। लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती जिनसे इनका साइज परमानेंटली डिक्रीज हो जाए। ये फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकते हैं, ज़्यादातर फाइब्रॉइड छोटे होते हैं और प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं या सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं तो ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जैसे कि अबॉर्शंस होना, ब्लीडिंग होना, और छठे सातवें प्रीटर्म समय से पहले डिलीवरी का हो जाना। बच्चे को सही पोजीशन नहीं मिल पाती है, बच्चा केवल आड़ा होता है, उल्टा होता है, जिससे कि ऑपरेशन के चांसेस डिलीवरी के वक्त बढ़ सकते हैं।
हालांकि ये दिक्कतें काफ़ी कम होती हैं। कई बार फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में अत्यधिक दर्द करते हैं, जिनको हम रेड डिजेनरेशन कहते हैं, लेकिन उसको भी दवाइयों के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्या हमें फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी करानी होती है? कई बार फाइब्रॉइड्स हमको पता चलते हैं आकस्मिक, जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया होता है किसी और बीमारी के लिए, उसमें आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में फाइब्रॉइड्स आते हैं जो कि छोटे होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे होते। ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमको फाइब्रॉइड्स मिलते हैं। अगर उन फाइब्रॉइड्स का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें पेट से नहीं पता चल रहे हैं, उनका साइज़ हमें फ़ील नहीं हो रहे हैं, और तो उनमें मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं, माहवारी आदि का आना, पीरियड्स ज़्यादा होना, वो सारी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाएं। अगर उससे सॉल्व होती है, पीरियड्स अधिक आना, पीरियड्स में दर्द होना, तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्या मुझे इनका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? हाँ, आपको अगर पता है आपके फाइब्रॉइड्स हैं, और आप अगर आपका कोई चाहे ट्रीटमेंट नहीं भी चालू है, या फिर आप अगर ट्रीटमेंट पे भी हैं, तो आपको इनका अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इनके साइज़ को निरंतर चेक कराते रहना चाहिए। साल में एक बार चेकअप काफ़ी होता है, ये देखने के लिए कि ये फाइब्रॉइड्स के साइज़ किस हिसाब से बढ़ रहा है। सर्जरी रिक्वायर्ड फाइब्रॉइड में हमें सर्जरी कब अत्यंत आवश्यक हो जाती है? समझिए, हर फाइब्रॉइड को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनमें सर्जरी की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे अगर फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें पेट से पता चल रहा है, और इतना बड़ा है कि वो प्रेशर सिम्टम्स कर रहा है, और पेशेंट प्रेशर सिम्टम यानी कि कब्जी कर रहा है, पेशाब में रुकावट कर रहा है, या फिर भारीपन का एहसास दे रहा है, और जो पेट से हमें पता चलता है। फाइब्रॉइड्स, कई बार फाइब्रॉइड्स कंसीव करने में मुश्किल करते हैं, भांजपन करते हैं, बच्चे लगने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि वो इंट्राम्यूरल बड़े होते हैं, या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं, या फिर कई बार इनकी वजह से अबॉर्शंस भी होते हैं। उन कंडीशंस में, उन मरीजों में फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करना होता है। जब फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत अत्यधिक माहवारी आ रही है, और वो मेडिसिन पे भी कंट्रोल नहीं हो रही, और पेशेंट को नुकसान हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको कमजोरी महसूस हो रही है, तो इस केस में भी फाइब्रॉइड का ऑपरेशन किया जाता है। फाइब्रॉइड्स, जैसे हमने पहले भी बात की, पीरियड्स में भी बहुत अत्यधिक पेन करते हैं कई बार, और उनपे मेडिसिन भी नहीं काम कर रही होती, उस कंडीशन में भी फाइब्रॉइड्स की सर्जरी करी जाती है। या फिर जैसे अगर हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और उसमें फाइब्रॉइड के साइज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे फाइब्रॉइड्स में क्योंकि कैंसर के रिस्क होते हैं जो तेज़ी से बढ़ते हैं, तो उनको भी ऑपरेट किया जाता है। फाइब्रॉइड्स की भी हम 2 तरह की सर्जरी कर सकते हैं, एक में खाली फाइब्रॉइड निकाला जाता है, दूसरे में यूट्रस निकाला जाता है। ये फैसला पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिलके लेते हैं। ये उनकी रिक्वायरमेंट, मरीज़ की रिक्वायरमेंट पे, पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी एज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर उसकी एज बहुत कम है, तो खाली फाइब्रॉइड की सर्जरी की ही सलाह दी जाती है निकालने की। और अगर उसकी प्रेगनेंसी करनी, एज चाहे थोड़ी अधिक है लेकिन उनको प्रेगनेंसी करनी है आगे, तो भी खाली फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं, गर्भाशय को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो आगे प्रेगनेंसी कर सके। कुछ मरीज़ इस तरह के भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके मेंस्ट्रुअल फंक्शंस आते रहे, हर महीने दर मासिक रहे, तो ऐसे पेशेंट्स भी जो अपने यूट्रस को रखना चाहते हैं, उनमें भी खाली फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी करी जा सकती है। हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें फाइब्रॉइड्स दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि गर्भाशय जो है उसमें सिर्फ रसोलियाँ दोबारा उत्पन्न हो सकती हैं। अब हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस रिमूवल सर्जरी, ये उन पेशेंट्स में की जाती है जिनकी एज अधिक होती है, जिनके बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं, और जो पेशेंट्स अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि उनको महीने दर महीने आए, और उनकी उम्र भी अधिक होती है। ऐसे पेशेंट्स में फाइब्रॉइड्स निकालने की सलाह दी जाती है। एडवांटेज ये है कि इसमें दोबारा होने के चांसेस नहीं होते। डिसएडवांटेज ये है कि मेनोपॉजल के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी लगना, पसीने आना, कमजोरी महसूस होना, ये कुछ पेशेंट्स में हो सकते हैं, हर पेशेंट्स में नहीं होते। अब आप देखिए, ये 2 तरह की ये ओपन सर्जरी है। इसमें पेट पे चीरा लगाया जाता है, गर्भाशय को बाहर निकाला जाता है, और उसमें से जो रसोली होती है उसको निकाल लिया जाता है, और इसको वापस स्टिच किया जाता है। उसके बाद में एब्डोमेन को भी क्लोज किया जाता है। ये इस प्रकार का दिखता है।
दूरबीन की सर्जरी होती है, इसमें पेट पे कोई चीरा नहीं होता, हालांकि छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके जरिए हम ये इंस्ट्रूमेंट्स और अपने जो लैप्रोस्कोप होता है, कैमरा होता है, उसको डालते हैं। टीवी स्क्रीन पे हमें इस तरह की पिक्चर दिखाई देती है और ये पतले पतले औजार होते हैं, 5 mm के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम ये फाइब्रॉइड्स को निकाल के और इनको फिर से सूचर कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी भी एक टेक्निक है जिसमें कि जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो इंटरनल फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनको निकाला जाता है। इसमें पेट पे कोई चीरा नहीं होता, ये अंदर से एक दूरबीन जाती है और इसमें एक ये नाइफ होता है, इसको हम शेवर बोलते हैं। ये शेव करके फाइब्रॉइड्स को छील के उसको निकालते हैं। ये केवल सिलेक्टिव कुछ एक पेशेंट्स में किया जा सकता है जिसके सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं, जिनके साइज छोटे हैं, लेस देन 4 सेंटीमीटर हैं। दोस्तों, मेरे को उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी चीज़ों की क्लियरिटी हुई होगी। कृपया आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी। और अगर आपकी फिर भी और अधिक कोई क्वेरी है तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें कंसल्टेशन ले सकते हैं। एनडी हॉस्पिटल, मॉडल टाउन, हिसार, हरियाणा, ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।